नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं राकेश चौहान सर साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट के पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक डालूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मेरे पास गूगल ड्राइव पे मैसेज आएगा, मैं ओके करूँगा तभी आपके पीडीएफ डाउनलोड होगी। काफ़ी स्टूडेंट की यही दिक्कत आती है कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 3 वैद्युत रासायन। इससे पहले हमने चैप्टर 4 पढ़ा था रासायनिक बल गतिकी, बहुत ही शानदार चैप्टर था और उससे भी शानदार होने वाला है वैद्युत रासायन। ये आपके चैप्टर 3 है 12th क्लास का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रासायन। क्या होता है वैद्युत रासायन? यानी रासायन विज्ञान की इस शाखा में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने का अध्ययन किया जाता है। यानी कुछ वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी? वैद्युत ऊर्जा में। उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रासायन। तो मैं वैद्युत रासायन की बात करूं तो हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से सेलों का अध्ययन करेंगे, डेनियल सेल, लॉकलांसी सेल आदि सेलों के, और वैद्युत रासायन सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल। मैं बात करूं वैद्युत रासायन की, वैद्युत रासायन यानी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर कुछ वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा होगी वापस विद्युत ऊर्जा में, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी उनके परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में, उसे कहा जाता है वैद्युत रासायन। यानी रसायन विज्ञान की इस शाखा में वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, हम पढ़ेंगे सेलों के बारे में, वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंध ज्ञात करना क्या कहलाता है? वैद्युत रासायन। क्या कहलाता है? वैद्युत रासायन। यानी रासायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा पुनः विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इन सब का अध्ययन, इन सब से संबंधित कुछ ना कुछ रिलेशन निकालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत रासायन। अब हम स्टार्ट करेंगे। सेल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है वैद्युत रासायन और एक होता है वैद्युत अपघटनीय सेल। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। उससे पहले इसमें एक कुछ रह गया था, जैसे यानी वैद्युत ऊर्जा, आप शॉर्ट भी लिख सकते हो अगर वैद्युत रासायन के बारे में कुछ भी पूछे। वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी रासायनिक ऊर्जा में, और जो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी वापस चेंज होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रो एनर्जी में, और इसी संबंध को बोलते हैं वैद्युत रासायन। यानी ये चिन्ह किसको शो करता है? केमिस्ट्री में आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, साम्य को। किसको? साम्य को। और आपको अगर पूछ लिया जाए, पूछा तो नहीं जाता लेकिन सामान्य जानकारी होनी जरूरी है केमिस्ट्री में, यानी ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। तो ये शो करता है एक भौतिक परिवर्तन को। किसको शो करता है? भौतिक परिवर्तन। किसको शो करता है? भौतिक परिवर्तन को। और अगर मैं बात करूं, ये होता है उत्क्रमणीय। क्या होता है? उत्क्रमणीय का अर्थ है दोनों दिशाओं में, अग्र दिशा तथा पश्च दिशा, यानी दोनों दिशाओं में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन। तो ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, यहां आ गया तो बता दिया। अब हम बात करेंगे सेल की। किसकी बात करेंगे? सेल। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो मैं बात करूं सेल की, तो इस चैप्टर में हम 2 प्रकार के सेल पढ़ेंगे। उसमें से पहला हम पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक
वैद्युत रासायनिक सेल, और इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं, पूछ लिया जाता है वोल्टीय सेल, और गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, ये भी याद रखना, गैल्वेनी सेल, ये इसके नाम याद रखना। अब मैं बात करूं वैद्युत रासायनिक सेल, यानी इस प्रकार के सेल, आप है ना सेल के बारे में थोड़ा पढ़ के आए होगे 11th क्लास में। सेल यानी जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक में, या रासायनिक वापस किस में होती है, वैद्युत ऊर्जा में। अगर पूछ लिया जाए वैद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं, यानी इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा बदली जाती है वैद्युत ऊर्जा में, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल। इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे इसमें एक डैनियल सेल, ये है इंपॉर्टेंट है डैनियल सेल, इसमें हम पढ़ेंगे ये वाला, ये पढ़ेंगे डैनियल सेल। तो इससे पहले मैं वैद्युत रासायन की परिभाषा बता दूं, यानी इस प्रकार के सेलों में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, और इस प्रकार के सेल केवल एक ही बार उपयोग किए जाते हैं, जिसे आप बोल सकते हो यूज एंड थ्रो, क्योंकि पुनः वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। अब मैं बात करूं इसके परिभाषा की, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे सेल जिनमें वैद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है वैद्युत ऊर्जा में, उसे हम बोलेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। इसका एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डैनियल सेल के बारे में। कौन से सेल के बारे में, डैनियल सेल। अब इस रासायनिक सेल के मुख्य 2 या 3 आपको विशेषता बता रहा हूं, जैसे इस प्रकार के सेल को आप केवल एक बार उपयोग ले सकते हो। पहला पॉइंट याद रखना, इस प्रकार के सेलों का उपयोग, इस प्रकार के सेलों का उपयोग एक ही बार होता है, एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं एक बार, क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है विद्युत एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा बदल रही है विद्युत ऊर्जा में, और पुनः विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल पा रही है। हम सिद्ध करेंगे कैसे, जब हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां सिद्ध होगा कि केवल एक ही बार उपयोग में क्यों लिया जाता है। तो इस प्रकार के सेलों में जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, ये सामान्य जानकारी है जो आपके पहले पढ़ रखी है। रासायनिक अभिक्रिया जो होगी अणु उत्क्रमणीय होती है। कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय, यानी केवल एक दिशा में होती है। एक दिशा का अर्थ हुआ कि रासायनिक ऊर्जा को आपने किस में बदल दिया, वैद्युत ऊर्जा में। किस में बदल दिया, वैद्युत ऊर्जा में, और ये पुनः वैद्युत ऊर्जा वापस कहाँ नहीं जा सकती, रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते। उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल। यानी इस प्रकार के सेलों में रासायनिक ऊर्जा बदलती है वैद्युत ऊर्जा में, केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे क्यों एक बार उपयोग करते हैं और क्यों अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जब डैनियल सेल को चित्र सहित पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैनियल सेल। तो अब हम पढ़ेंगे डैनियल सेल, यानी वैद्युत रासायनिक सेल का प्रथम उदाहरण। इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल की बात करूं तो यह एक वैद्युत रासायनिक सेल का प्रकार है, और यह एक प्राथमिक सेल आप इसे बोल सकते हो। यानी इसकी परिभाषा और इसके बारे में लिखना हो तो यह एक प्राथमिक
यह एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। सेल का उदाहरण है। किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? प्राथमिक सेल का उदाहरण है। यानी इस प्रकार के सेल में, इस प्रकार के सेल में, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है या होती है। आपको केवल समझना है कि मेन क्या है डैनियल सेल में। हम सिद्ध करेंगे कि यह एक ही बार उपयोग क्यों होता है, विथ रीजन सिद्ध करेंगे जब डैनियल सेल को उदाहरण और चित्र सहित समझेंगे। तो डैनियल सेल के बारे में आपको सामान्य जानकारी ये रखनी है कि यह एक प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और ये विद्युत रासायनिक सेल का प्रकार है। तो हम जानते हैं कि विद्युत रासायन में रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा में। यानी रासायनिक ऊर्जा बदली जाती है विद्युत ऊर्जा में। उसे डैनियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डैनियल सेल। अब मैं बात करूं कि आप सब सेल पढ़ के आए हो, सेल के बारे में सामान्य जानकारी तो आपको होगी। यानी फिर भी आपको बता दूं, कोई भी सेल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रोड बनते कैसे हैं, अक्सर स्टूडेंटों को बता दिया जाता है कि ये Zn का इलेक्ट्रोड है और ये Cu का इलेक्ट्रोड है। अगर उसको वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये Zn का इलेक्ट्रोड का निर्माण कैसे होता है, Cu कॉपर का इलेक्ट्रोड का निर्माण कैसे होता है, तो बच्चों को इतनी जानकारी नहीं दी जाती है। यानी आप किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो तो उसको उसके विलयन में डाल दो। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आपको बनाना है Zn का इलेक्ट्रोड। क्या बनाना है? आपको बनाना है, मान लो Zn का इलेक्ट्रोड। तो इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डाल दो। ZnSO4 के विलयन में किसकी छड़ डाल दो? जिंक की छड़। तो वो किसका निर्माण कर देगी? Zn के इलेक्ट्रोड का। इसी प्रकार अगर आपको पूछ लिया जाए Cu का इलेक्ट्रोड बनाना हो तो उसे CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया जाए, एक छड़ के रूप में कॉपर को डाल दिया जाए, तो किसका निर्माण हो जाएगा? कॉपर इलेक्ट्रोड का। यह थी सामान्य जानकारी इलेक्ट्रोड के बारे में। और किसी भी सेल में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक कार्य करता है एनोड की ओर और एक कार्य करता है कैथोड की ओर। किसकी तरह? एक कार्य करता है एनोड और एनोड पे हमेशा धनात्मक और कैथोड पे होता है ऋणात्मक। एनोड कार्य करता है धनात्मक की ओर और एनोड के पास हमेशा कौन आएगा? नेगेटिव। और कैथोड कार्य करता है नेगेटिव की ओर और उसके पास कौन आएगा? बेटा पॉजिटिव। अब मैं बात कर रहा हूं डैनियल सेल की। तो इसके बारे में जानकारी यह है कि किसी भी सेल में, यानी अब मैं बात करूं डैनियल सेल की, डैनियल सेल में सब में होते हैं। वैसे डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। सामान्य जानकारी भी लिखनी जरूरी है। और एक होता है एनोड व कैथोड, एनोड तथा कैथोड। ये तो हुई सामान्य सेल की जानकारी की डैनियल सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। अब मेन इसमें है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा और राइट हैंड साइड में कौन होगा। तो इसको एक ही चीज याद रखने की, LOAN, लॉन। L का मतलब हो जाएगा लेफ्ट, L का मतलब हो जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट यानी बाईं। जिस हैंड से मैं लिख रहा हूं वो बाएं तरफ है और इधर है दाएं तरफ। तो लेफ्ट हैंड में होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये याद रखना है 1 नंबर का क्वेश्चन कि डैनियल सेल में ऑक्सीकरण किस साइड में होता है, तो बाईं ओर होता है। पता चल गया। लॉन एक ट्रिक है, अगर ये याद हो जाएगी तो दाईं ओर आप आसानी से निकाल पाओगे। ए यानी एनोड,
और हमें पता है एनोड खुद होता है धनात्मक, तो उसके पास कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज, और बाईं ओर होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक। अगर ये कहानी समझ में आई तो आगे आपको सेल समझने में आसानी होगी। तो डैनियल सेल में बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में होता हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण आप पढ़ते आए हो 10वीं क्लास में, इलेक्ट्रॉन का डोनेट, इलेक्ट्रॉन का दान, ऑक्सीकरण का जुड़ना, ये चीजें सब मैं बताऊंगा आगे वापस, लेकिन आपको सेल में याद रखना इलेक्ट्रॉन का डोनेट यानी इलेक्ट्रॉन का दान। एनोड जो धनात्मक की तरह होता है, धनात्मक की तरह कार्य करता है, उसके पास हमेशा नेगेटिव वाला आएगा यानी ऋणात्मक। तो डैनियल सेल में बाईं ओर ऑक्सीकरण होता है, एनोड होता है और ऋणात्मक होता है। अब मैं बात करूं राइट हैंड साइड में, दो साइड आपको समझनी जरूरी है। दाईं ओर ये समझ में आ गई तो आपको सेल आगे आसानी होगी। तो राइट हैंड साइड में इधर ऑक्सीकरण हो गया तो इधर क्या होगा, अपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन आर। इधर एनोड है तो इधर कैथोड हो जाएगा सी, कैथोड, और इधर ऋणात्मक है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनात्मक। तो डैनियल सेल में दाईं ओर अपचयन, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये ग्रहण करेगा, तो यहां होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो डैनियल सेल के बारे में अभी हमने कुछ नॉर्मल से सामान्य जानकारी पढ़ी है। अभी आगे सेल का वर्णन चित्र सहित यहां पे ये याद होगा, बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, ये समझ में आएगा तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि अभिक्रिया कहां से स्टार्ट करनी। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान कौन करेगा और एनोड पे आएगा कौन। तो हमें डैनियल सेल में दो बातें याद रखनी है। डैनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है Zn का, किसका होता है, एक होता है Zn का और एक होता है Cu का। अगर आप 10वीं क्लास में सक्रियता श्रेणी चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ के आए हैं तो वहां पे एक सक्रियता श्रेणी दे रखी है K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Hg Ag Au, ये एक श्रेणी दे रखी है। कौन सी, ये एक श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी के आधार पर ऊपर आने वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होती है नीचे वाली धातुओं की अपेक्षा, और जो अधिक क्रियाशील होगी वही इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या करेगी, डोनेट करेगी और किसी के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए जो Zn है, यहाँ आएगा Cu, Zn है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो ध्यान देना Zn करेगा इलेक्ट्रॉन का डोनेट और कॉपर करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। क्या करेगा, ग्रहण। तो ये होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेट नेगेटिव यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ सेल के सामान्य चित्र द्वारा सेल की सामान्य जानकारी। सेल का चित्र कैसे होता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, और वर्णन कैसे करना चित्र के अनुसार। डैनियल सेल, तो जैसा मैं चित्र बनाऊंगा उसी के आधार पर उसका वर्णन करूंगा, यानी बनावट के आधार पर। तो हमने एक और पढ़ा था बाईं ओर, एक और पढ़ा था दाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर पे कौन होता है, Zn होता है। तो मैं यहां बना रहा हूं एक पात्र, इधर ले लेता हूं जहां वर्णन आसानी से हम कर पाएंगे, लैंग्वेज लिखेंगे तो भी। यहां पे ये सॉल्यूशन है यानी विलयन है, ये सॉल्यूशन है ZnSO4 जिंक सल्फेट का। और अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर चाहिए Zn का इलेक्ट्रोड। तो मैंने बोला था इलेक्ट्रोड का निर्माण कब होता है, किसी भी सॉल्यूशन में, यानी उस धातु के सॉल्यूशन में उस धातु की राड अगर डाल दी जाए तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड बन जाएगा। यानी यहां पे ये एक रोड डाली गई है, वो रोड है जिंक की, किसकी, जिंक की। और इधर एक साइड में बना दिया गया है, एक तरफ सॉल्यूशन ले लिया गया है कॉपर का।
ये है सॉल्यूशन CuSO4 का। अब हमें चाहिए Cu का इलेक्ट्रोड, तो इसी के सॉल्यूशन में Cu की एक रोड डाल दी जाए तो ये इलेक्ट्रोड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? इलेक्ट्रोड का निर्माण। कौन से का? ये हो गया Cu। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है। अब इन दोनों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया। अगर इसमें धारा का प्रवाह होगा तो वह बताएगा आपको गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हाल फिलहाल 0 क्या है? विक्षेप है। और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, और इन दोनों को जोड़ दिया गया। ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से इन दोनों को जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे हमें पता है LOAN, ये वाली ट्रिक याद रखनी है। ऑक्सीकरण एनोड पे और नेगेटिव, एनोड पे और नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव है। और जिंक धातु, यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों है? जिंक धातु अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो जो इलेक्ट्रोड का डोनेट यानी जहां पे ऑक्सीकरण होगा वहां होगा नेगेटिव, और यहां पे ये अपचयन हो रहा है इसीलिए यहां पे प्लस। अभी हम पता करेंगे ऑक्सीकरण, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अर्ध अपचयन अभिक्रिया। तो यहां से अगर यहां से ये Zn के इलेक्ट्रोड यहां से गति करते हुए इस रास्ते से होते हुए इसमें आए, तो यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहां से इस चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा परिपथ पूर्ण होना चाहिए। परिपथ क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। यहां पे अगर यहां से जा रहा है, यहां वापस आने के लिए परिपथ पूरा नहीं है, तो परिपथ को पूर्ण करने के लिए यहां से जोड़ा जाता है लवण सेतु को। किसको जोड़ा जाता है? साल्ट ब्रिज। क्या जोड़ा जाता है? साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में होता है KCl। क्या होता है? KCl। साल्ट ब्रिज में क्या होता है? KCl। अब मैं बता दूं, ये है लवण सेतु, लवण सेतु, और इसे जेल से भी जोड़ा जाता है नीचे से। तो ये लवण सेतु क्यों जोड़ा गया? आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है बीच में लवण सेतु होता है। ये लवण सेतु इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए जोड़ा गया है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, यानी ये एक्सेप्टर, ये डोनेट और ये एक्सेप्टर, लेकिन वापस कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, यानी परिपथ पूर्ण नहीं है। इसीलिए इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए इसको जोड़ा जाता है लवण सेतु से। यानी लवण सेतु के रूप में कौन होता है डेनियल सेल में? यह भी पूछा जाता है KCl, या उदासीन ब्रिज भी इसे बोल सकते हैं। लवण यानी उदासीन ब्रिज। अब क्या किया जाता है? यहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट होगा और वापस यहां से होता है यहाँ, यानी अभिक्रिया क्या होगी? उदासीन। अब मैं बात करूं यहां पे ये ZnSO4 के सॉल्यूशन में ये जिंक की छड़ है, तो ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? डोनेट करेगा। Zn इलेक्ट्रॉन का दाता। और हमें पता है यहां क्या होता है, इसी कंसेप्ट को मेन समझना है, डायरेक्ट नहीं। यहां ऑक्सीकरण होता है लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनायन की वृद्धि। जैसे मैं पहली अभिक्रिया यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी यहां देखो ये अभिक्रिया हो रही है एनोड पर। मेन यही कंसेप्ट है। एनोड पे कौन सी अभिक्रिया? लैंग्वेज सब लिख सकते हो आप। एनोड पे Zn क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। पहले क्या था? Zn, और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट, यानी Zn+2, यानी +2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां से हमें कैसे पता चल रहा ऑक्सीकरण हो रहा है? हमने 10वीं क्लास में ये पढ़ा धनायन की वृद्धि। यहां पे चेक कीजिए, धनायन क्या है? 0, लेकिन धनायन कितना हो गया? 2। एक ये तरीका, और दूसरा तरीका यह है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब मैं बात करूं कैथोड की। इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, यहां आए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां तक आए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से वापस इनको लेने के लिए किसी ना किसी को जाना तो पड़ेगा ना। कोई आ रहा है मेहमान, तो उसको लाने के लिए सामने जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये हमारे पास CuSO4 का सॉल्यूशन है। SO4 तो जाएगा नहीं, ये Cu जाएगा। कौन जाएगा? Cu+2। इसकी छड़ में से यहां से ये जाएगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? एक्सेप्ट कर लेगा। यानी Cu भाई साहब है Cu+2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसने, क्या बना दिया? Cu। तो यहां पे ध्यान देना, यहां क्या हो रहा है? अभिक्रिया।
आप अगर 12th के स्टूडेंट हो तो ये तो पता चलना चाहिए, यहां पे ये एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है और ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो यहां पे अभिक्रिया पूरी नहीं हुई, इसीलिए अर्ध ऑक्सीकरण। अब मैं इसको अर्ध ऑक्सीकरण क्यों लिख रहा हूं भाई साहब, ऑक्सीकरण तो पूरा हो रहा है ना, यानी केवल इधर इधर हो रहा है, केवल इसी साइड में हो रहा है ऑक्सीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, केवल इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और भाई साहब इधर आते हैं किस में हो गए, अपचयन में। किस में हो गए, अपचयन में। तो इसको लिखूंगा अर्ध अपचयन, रटना नहीं है बिल्कुल भी, अर्ध अपचयन। ये इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धीरे 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 ये अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को दान करते 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 यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कमी होने लगेगी इलेक्ट्रॉन में। और एक बार पहले यहां बता देता हूं वापस कि ये अभिक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी, इसको अगर आप जोड़ना सीखे हो तो यहां Zn से क्या बना, Zn+2, और इधर Cu+2 से Cu, ये हो जाएगी पूर्ण अभिक्रिया। और आप चाहो पूर्ण ऐसे भी लिख सकते हो, इन दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कट गए, और ऐसे भी लिख सकते हो Zn+Cu+2, और आगे लिख सकते हो Cu+2 से Zn, सॉरी ये यहां ये नहीं हो सकता है, यहां पे आप रहने दो, ये सही अभिक्रिया है। तो इस प्रकार यहां से ये धीरे 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 Zn इलेक्ट्रॉन त्यागता रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा, यानी धीरे धीरे यहां से ये क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोड खत्म होता जाएगा। और इधर ये इसके ऊपर कॉपर, ये Cu इसके ऊपर चला जाएगा धीरे धीरे। तो यहां Cu की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Cu की मात्रा यहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पुनः चार्ज नहीं होगा, क्यों, आवेश नहीं होगा तो पुनः चार्ज नहीं होगा। और ये काम करता है, इस विद्युत उदासीन रखने का कार्य करता है। किसको, इस पूरी सेल को, अभिक्रिया को उदासीन रखने का कार्य। हम पढ़ेंगे लवण सेतु के कार्य क्या, आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में आपको एक बार बताना चाहूंगा ओरली। डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा, इतना मैं आपको पूरा यहां नहीं बता पाऊंगा, केवल पूरा चित्र के माध्यम से आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता सकता हूं। तो डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या दिक्कत है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कार्य करता है एनोड की ओर, एक कार्य करता है कैथोड की ओर। तो एनोड पे Zn होता है और कैथोड पे होता है Cu, और ये दोनों इलेक्ट्रोड ZnSO4 में और एक होता है CuSO4 के पात्र में होते हैं, और इन दोनों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है, लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है। और एक में अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और एक में अर्ध अपचयन अभिक्रिया होती है, और इन दोनों को पूरा कर लिया जाए तो पूरी अभिक्रिया। और ये गैल्वेनोमीटर यहां पे क्या बताता है, विक्षेप बताता है। तो अब हम एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेनियल सेल को निरूपण कैसे करोगे। तो हमारे पास ये दो अभिक्रिया आपको अगर समझ में आई है तो आप आसानी से लिख पाओगे। अब मैं इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग करते हुए लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना। तो यहां पे क्या है, Zn से क्या बना, Zn+2, और ये है लवण सेतु। और वापस यहां पे इधर क्या बना, Cu+2 से क्या बन गया, Cu। ये है इस सेल का निरूपण। और यहां पे ये क्या है, लवण सेतु, और यहां पे ये एनोड, और यहां पे कैथोड। कभी कभार एक अंक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डेनियल सेल का वर्णन ज्यादा कुछ नहीं है, एक साइड में Zn का इलेक्ट्रोड, एक साइड में Cu का इलेक्ट्रोड, दोनों लवण सेतु से जुड़े होते हैं। इसमें अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इन दोनों को मिला दी जाए तो एक सेल का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में हमने इस अध्याय से संबंधित सामान्य जानकारी यानी अध्याय का इंट्रोडक्शन, और फिर हमने डेनियल सेल की शुरुआत की थी। वैद्युत रासायनिक सेल में हमने पढ़ा डेनियल सेल, और आगे आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे लवण सेतु के कार्य, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी आज की क्लास में पढ़ा है, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक अवेलेबल होगी। आज
आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनल मैसेज पे बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक से अगर रिलेटेड, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में और जनरल साइंस में, तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।